डीसी जनरेटर का जो नेक्स्ट क्लास थी वो। तो अपना पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। तो अपना क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति उत्पादन की मुख्य विधि क्या है। मतलब जो विद्युत शक्ति का जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसकी जो इंपॉर्टेंस, जो मुख्य विधि कौन सी है। तो इसकी मुख्य विधि है, आंसर में मैं लिख रहा हूं डीसी जनरेटर। कौन सी है? डीसी जनरेटर। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि विद्युत शक्ति का अधिकांश उत्पादन किस रूप में किसके द्वारा किया जाता है। मतलब जो विद्युत शक्ति का जो अधिकांश, मतलब बहुत भाग है, वो उत्पादन है, वो किसके रूप में और किसके द्वारा किया जाता है। तो देखो इसका आंसर जो है वो है, लिखेंगे एसी, मतलब अल्टरनेटिंग करंट, एसी के रूप में प्रत्यावर्तक के द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, विद्युत शक्ति का अधिकांश उत्पादन किसके रूप में और किसके द्वारा किया जाता है। तो विद्युत शक्ति का अधिकांश उत्पादन जो है और किसके रूप में किया जाता है, अल्टरनेटिंग करंट के रूप में, प्रत्यावर्तक के द्वारा, मतलब एसी के रूप में किया जाता है और अल्टरनेटर के द्वारा किया जाता है। तो ये हो गया अपना सेकंड नंबर। अब नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। यांत्रिक ऊर्जा से डीसी पैदा करने वाली छोटे आकार की मशीन क्या होती है। मतलब जब हम उसे यांत्रिक ऊर्जा देंगे तो वो विद्युत ऊर्जा देगा, लेकिन कौन सी? डीसी। लेकिन डीसी तो देगा, लेकिन मशीन कैसी होनी चाहिए? छोटे आकार की। तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसका आंसर जो आएगा उसे बोलते हैं हम डायनामो। क्या बोलते हैं? डायनामो। डायनामो क्या बोलते हैं? डायनामो। देखो मैं बात करूंगा, जो अपना जनरेटर जो होता है, जनित्र जो होता है, वो दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार का होता है, एक तो आउटपुट में हमें डीसी देगा और एक देगा एसी। तो जो डीसी देता है उसे बोलते हैं डीसी जनरेटर, जो एसी देता है उसे बोलते हैं एसी जनरेटर या अल्टरनेटर। तो ये अपना है, लेकिन ये छोटे आकार की मशीन है तो उसे बोलेंगे डायनामो। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके बाद में अगर आपसे ये पूछा जाए कि डायनामो जो होता है वो उसका उपयोग जो होता है वो कहाँ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मान लो कि डायनामो का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको, जो डायनामो होता है उसका उपयोग जो होता है वो छोटे वाहनों जैसे मोटरसाइकिल हुई, गाड़ी हुई, उसमें जो बैटरी चार्जिंग होती है, बैटरी चार्जिंग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? डायनामो का बैटरी चार्जिंग में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वो ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट है कि डीसी जनरेटर या डायनामो किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो जब भी आपके पास डीसी जनरेटर हो, चाहे पंखा हो या डायनामो हो, ये जब भी आपके दिमाग में, आपके जहन में जब भी नाम आए तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है। क्या वो है? एक वैज्ञानिक थे जिसका बोलते हैं माइकल फेराडे। तो एक माइकल फेराडे का एक सिद्धांत है। ठीक है, तो माइकल फेराडे के सिद्धांत पे काम करते हैं। तो लिख देते हैं फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। जब भी विद्युत चुंबक का नाम आएगा
तो वहां पे आपको बोलना पड़ेगा क्या, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। तो ये होगा अपना क्वेश्चन। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ना मान के मैं आपको सीधा ही बता रहा हूं कि ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है। तो सुनिएगा। तो अपना जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है वो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। तो क्या कह रहा है फैराडे, यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान किया जाए कि उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है, मतलब उसका कटाव होता है, वो कटती है, तो उसमें क्या होगा, ईएमएफ विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। तो और अपना जो चालक है वो घूमने की कोशिश करने लग जाएगा, मतलब घूमने लग जाएगा, तो उसे कहते हैं अपना फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो गया। अगर मैं बात करूं दूसरी प्रकार से, तो आप हमेशा याद रखिए अपने पास दो ऐसे साधन होते हैं, तो उसमें से एक जो होता है वो तो होता है गतिमान, दूसरा होता है स्थिर। तो मैं ये बोलूं किसी एक को तो कर दूं गतिमान और किसी एक को कर दूं स्थिर। तो अब फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या कहलाता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब स्थिर क्या रख दिया हमने, चुंबकीय क्षेत्र। जब किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान चालक को रखा जाता है तो उसमें उपस्थित कुल चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है और जो चालक है उसमें ईएमएफ पैदा होगा और चालक घूमना स्टार्ट कर देगा। तो यही है अपना फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। अब इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है और इम्पोर्टेंट है, क्या बोल रहा है कि डीसी जनरेटर की मुख्य आवश्यकताएं कौन सी होती है, मतलब जो अपना डीसी जनरेटर है उसकी जो इम्पोर्टेंट जो नीड्स है, मतलब इम्पोर्टेंट जो आवश्यकता है वो कौन सी है। तो इसमें लिखेंगे हम आंसर में चुंबकीय क्षेत्र, कॉमा आर्मेचर, कॉमा कम्यूटेटर, कॉमा ब्रश और यांत्रिक ऊर्जा। कहने का मतलब है कि जो अपना डीसी जनरेटर है उसमें जो आवश्यकताएं हैं वो कौन सी है। तो डीसी जनरेटर की आवश्यकता है उसमें चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, उसमें आर्मेचर होना चाहिए, कम्यूटेटर जो अपना कार्बन ब्रश है वो, और इसके अलावा यांत्रिक ऊर्जा। तो ये सारी की सारी उसकी क्या है, मुख्य आवश्यकताएं हैं। इसके बाद में अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ध्यान से सुनिएगा। अब अपना जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि जो अपना डीसी जनरेटर है उसके जो मुख्य जो भाग होते हैं वो कौन से होते हैं। तो डीसी जनरेटर जो होते हैं उसके मुख्य भाग होते हैं। तो इसके जो मुख्य भाग होते हैं मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसके मुख्य भाग होता है, सबसे पहले बात करूं मैं बॉडी जिसे बोलते हो योक। इसके बाद में बात करूं मैं लिखूं फील्ड पोल। इसके बाद में आर्मेचर। इसके बाद में कम्यूटेटर, इसके बाद में जो अपनी कार्बन ब्रश, इसके बाद में कार्बन ब्रश होल्डर, इसके बाद में जो अपनी रॉकर प्लेट है, इसके बाद में जो अपने टर्मिनल बॉक्स। ये इसके मुख्य जो इम्पोर्टेंट भाग है वो मैंने बता दिए। अगर ऐसे भी आपको समझ में नहीं आ रहे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे YouTube चैनल एजुकेशन गुरु पे, और मैं आपको इससे भी अच्छे तरीके से और समझा सकता हूं।
फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ एक बार कि डीसी जनरेटर जो होता है उसका मुख्य भाग कौन से होते हैं। तो उसका मुख्य भाग है बॉडी, फील्ड पोल, आर्मेचर, कम्यूटेटर, कार्बन ब्रूस होल्डर, रॉकर प्लेट, टर्मिनल बॉक्स, एंड प्लेट, वाइंडिंग्स। तो ये सारे के सारे शाफ्ट, पुली, बियरिंग, ये सारे के सारे उसके मुख्य भाग होते हैं। एंड लास्ट जो इसका बेस होता है वो भी इसका भाग होता है। तो ये हो गए इसके मुख्य भाग। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ध्यान से सुनिएगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है कि जो अपने अभी पहले क्वेश्चन में बात की थी फील्ड पोल की, तो बात आ रही है फील्ड पोल्स कितने प्रकार के होते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फील्ड पोल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो फील्ड पोल्स जो होते हैं वो आंसर में लिख रहा हूं, ये होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नंबर 1 की बात करूं तो 1 नंबर होते हैं सुसहित लेमिनेटेड पोल। नंबर 1 सुसहित लेमिनेटेड पोल, और नंबर 2 जो होता है वो होता है मोल्डेड पोल। ये 2 प्रकार के होते हैं, सुसहित लेमिनेटेड पोल और मोल्डेड पोल। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर में मुख्यतः कितने प्रकार की हानि होती है। कितने प्रकार की हानि होती है। दोबारा सुनिएगा, डीसी जनरेटर में मुख्यतः कितने प्रकार की हानियां होती है, कितने प्रकार की क्षति होती है। तो अपने पास जो डीसी जनरेटर है उसमें जो क्षति होती है वो क्षति हमारे पास 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। नंबर 1 जो है वो है अपनी ताम्र क्षति, जिसे बोलते हो कॉपर लॉस। नंबर 2 जो है वो है लोह क्षति, जिसे बोलते हो आप आयरन लॉस। और नंबर 3 जो है वो है अपनी यांत्रिक क्षति, जिसे बोलते हो आप मैकेनिकल लॉस। तो 3 प्रकार की ताम्र क्षति, लोह क्षति, यांत्रिक क्षति। अब इसके बाद में मैं यहीं पे आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूं कि इन क्षतियों में भी कौन से प्रकार की होती है वो बता रहा हूं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, नोट कीजिएगा। जो कॉपर लॉस जो है, तो कॉपर लॉस जो है वो तो कॉपर लॉस है, मतलब जहां भी कॉपर का कनेक्शन है, मतलब जहां कॉपर है वहां पे जो दोष उत्पन्न होगा वो कौन सा होगा? कॉपर लॉस। जहां लोहे की बात करें तो वहां होता है अपना आयरन लॉस। और आयरन लॉस जो होता है लोहा क्षति जो होती है वो अपनी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। लोहा हानि जो है वो 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 की बात करें तो वो होती है स्ट्रेसिस क्षति, और नंबर 2 की बात करूं तो वो होती है एडी करंट क्षति। तो जो अपनी आयरन लॉस है आयरन लॉस है, जो लोहा हानि है वो 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 तो है अपनी स्टेरिस क्षति, नंबर 2 है एडी करंट क्षति। और यांत्रिक क्षति, जो हम बाहर से जो यांत्रिक ऊर्जा देते हैं वहां पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वहां पे कौन सी? मैकेनिकल लॉस, जिसे बोलते हैं यांत्रिक क्षति। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। तो अब अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, अगर आपने इससे पहले वाले जो वीडियो थे वो अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता भी होगा कि जो हमने अभी बताई है कि स्ट्रेसिस क्षति, एडी करंट क्षति, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, सारे के सारे जो बताए हैं उसको ज्ञात करने के जो फॉर्मूले वो क्या क्या है। तो इसमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है स्ट्रेसिस क्षति का सूत्र क्या होता है, मतलब स्ट्रेसिस क्षति ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है।
तो हिस्टैरिसीस क्षति जो होता है उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला जो है वो होता है WN इक्वल टू ईटा गुणा में B की घात 1.6 F इंटू V। दोबारा सुनिएगा, WN बराबर ईटा गुणा B की घात 1.6 गुणा F गुणा V। ठीक है, तो ये तो अपना हिस्टैरिसीस क्षति का जो है वो है। नेक्स्ट ईटा जो है हिस्टैरिसीस नियतांक है, B की घात 1.6 ये चुंबकीय फ्लक्स वाला है, F जो है वो अपनी फ्रीक्वेंसी है, और नेक्स्ट V अपनी जो है वो है वोल्टेज। ठीक है, ये होगा अपना हिस्टैरिसीस क्षति का सूत्र। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 10 है, वो थोड़ा ध्यान से आप पढ़िएगा, सुनिएगा, देखिएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है कि एडी करंट क्षति का सूत्र क्या होता है। मतलब एडी करंट क्षति जो है उसको ज्ञात करने के लिए जो हम फॉर्मूला काम लेते हैं वो कौन सा है। तो एडी करंट का होता है, एक ही बात है, दोनों का थोड़ा सेम ही होता है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। क्या होता है, WE इक्वल टू B की घात 2 गुणा F की घात 2 गुणा T। ये अपना फॉर्मूला है, WE बराबर B की घात 2 गुणा F की घात 2 गुणा T। ठीक है, ये अपना W है जो एडी करंट का सिंबल है, सिंबल। नेक्स्ट है B स्क्वायर जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बताया वो है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है, ये टॉर्क है। तो ये अपना एडी करंट क्षति है, तो उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो आज का अपना जो क्लास थी वो यहीं पे समाप्त होती है। आप एक बार फिर से जो क्वेश्चन करवाए हैं मैंने वो देख सकते हैं कौन से हैं। 1 नंबर से यहाँ से स्टार्ट होते हैं, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ।